हाँ बच्चों कहो, आ गए। यस सर। पिछली क्लास में लॉज ऑफ मोशन बोले थे, एससी वर्मा करने करे। हाँ सर, थोड़े बहुत प्रश्न किए थे। थोड़े बहुत नहीं बोलो, बहुत बोलो। थोड़ा और मत लगाओ। थोड़ा मतलब थोड़ा ही हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी वर्मा तुम लोग ट्राई नहीं किए। चलो तो आज हमको पढ़ाना है एक्चुअली फ्रिक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन हम अपने तरफ से पढ़ा दिए। आज नया हेडिंग शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन क्या होता क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन एक अलग तरह का फोर्स है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये भी लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट है। एससी वर्मा में देखोगे तो आखिरी चैप्टर फ्रिक्शन है। 3 चैप्टर है, पहला है फोर्स, दूसरा है लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग कंप्लीट किए, और तीसरा है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखो होता क्या है। तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो उसमें बॉन्डिंग वॉन्डिंग तुमको थोड़ा बहुत पता होगा। बॉन्ड वॉन्ड के बारे में जानते हो, यस सर। है ना। तो होता क्या है कि जैसे ये एक ब्लॉक है मान लो, ठीक है, ये ब्लॉक है तो इसमें क्या होगा, एटम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, इसमें खूब सारे एटम मॉलिक्यूल्स भरे होंगे। ठीक है, ये एटम मॉलिक्यूल से ही तो बना हुआ है। ठीक है, और ये जो जमीन है ये भी एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, यहाँ पर भी एटम्स खूब सारे होंगे। ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को जमीन पे रखते हैं तो देखो क्या होता है, ये दो एटम्स जो है एक दूसरे से चिपक जाता है। ठीक है, अब ये दोनों एटम के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये बहुत है ना, समझ गए। जैसे मान लो एक रबर ले लो, ठीक है, एक रबर ले लो तुम, जैसे मिटाने वाला रबर ऐसा होता है ना, इस तरह का रबड़ ले लो, दिख रहा है, ये एक रबड़ ले लो इस तरह का, और इसको जमीन पे रख दो। ठीक है, या कहीं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रख दो, टेबल पे रख दो। ठीक है, 10-20 दिन अगर ये पड़ा रहा और तुमने उसको टच नहीं किया तो क्या होता है, वो रबड़ ऐसा लगता है कि जमीन से क्या हुआ है, चिपक गया। ऐसा फील किए हो कभी? हाँ सर। यस सर। तो एक्चुअली चिपक जाता है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और ये बॉन्ड जब समय रहता है, बहुत ज्यादा समय तक रहता है, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच ये फोर्स है ना, ये चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये और ये एक दूसरे को खींचने लगता है। अब क्या होगा कि जब तुम इस ब्लॉक को खींचना चाहते हो, मान लो तुमने कुछ फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा, 10 न्यूटन 2 न्यूटन फोर्स लगा, तो 2 न्यूटन जब तुम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि जब 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक चलना चाहेगा। ठीक है, बट ये क्या है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। तो जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे ये ब्लॉक चलना चाहेगा, बट मॉलिक्यूल तो रेस्ट में है, तो ये बॉन्ड खींचने लगेगा ऐसा। ठीक है, ये बॉन्ड जो है ऐसे खींच जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड खींच जाएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन है जिसके कारण फोर्स है, ये जब फोर्स तुम लगाओगे तो ये मॉलिक्यूल एकदम से छोड़ेगा नहीं। ये जो है जमीन का मॉलिक्यूल और ये ब्लॉक का मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच ही रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो बॉन्ड खींच रहा है इसके कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? ठीक है, जब किसी ब्लॉक को हम जमीन पे रख दें, ठीक है, जमीन पे रखो या किसी दो सरफेस पे, किसी भी दूसरे सरफेस पे रखो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन फोर्स लगता है। और अगर हम इस पे फोर्स इधर लगाएं तो ये फ्रिक्शन इसको, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक चलेगा क्या, ये ब्लॉक अभी मूवमेंट करेगा क्या, नहीं करेगा, रुका हुआ है। इफ इट इज स्टेशनरी, इफ इट इज स्टेशनरी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से ये 2 न्यूटन क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, जिसके कारण ये चल नहीं रहा। समझ में आया? तो ये जो बैलेंस हो रहा है यही फ्रिक्शन फोर्स है। समझ गए? तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसी के बारे में आज अपने को पढ़ना है। समझ गए? अरे सही, कोई बोलेगा? यस सर। हाँ सर। तो फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन समझ गए क्या है, फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब हुआ कि जैसे मान लो तुमने एक ब्लॉक जमीन पे रखा और इसको तुमने फेंक दिया, मान लो V0 से फेंक दिया, तो ये ब्लॉक क्या होगा, धीरे 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 जा करके रुक जाएगा। ठीक है, तो रुक जाएगा मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पे लग रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक जो है एक्चुअली में स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइडिंग को
अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। समझ में आया? ठीक है, जब ये ब्लॉक चल रहा है तो इसको चलने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। तो ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग को अपोज कर रहा है। ठीक है, दूसरा होता है स्लाइडिंग टेंडेंसी। स्लाइडिंग टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे ये ब्लॉक है, ये वाला देखो, ये ब्लॉक है और ये जमीन है। ठीक है, अब अगर हमने फोर्स लगाया और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक क्या होता, आगे चलने लग जाता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक क्या होता, आगे चलने लगता। तो ये ब्लॉक स्लाइड तो नहीं कर रहा, बट इसका स्लाइड करने का टेंडेंसी। समझ में आया स्लाइडिंग टेंडेंसी? स्लाइडिंग टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक चलने लगता, तो फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, इसको चलने से रोक देगा। ठीक है, दो चीज होता है, एक एक्चुअल स्लाइडिंग और दूसरा स्लाइडिंग टेंडेंसी। समझ में आया क्या? अरे हाँ ना बोला करो रे, तुम लोग कहाँ सो जाते हो का? ठीक है, खाना वाना नहीं मिलता, आवाज नहीं निकलता है, ये आवाज निकालो रे, बोलो रे, कस के बोलो, चिल्ला के बोला करो, धीरे धीरे नहीं सुना देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो दो चीज होता है, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है स्लाइडिंग टेंडेंसी। स्लाइडिंग का मतलब हुआ कि एक्चुअल में स्लाइड कर रहा, और स्लाइडिंग टेंडेंसी का मतलब हुआ कि स्लाइड नहीं कर रहा। ठीक है, बट अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लाइड कर जाता। समझ में आया? तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है अपने लिए दो तरह का होता है, जहां स्लाइडिंग टेंडेंसी होता है, तो इस तरह का फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करे उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? ठीक है, स्लाइडिंग टेंडेंसी अगर है, मतलब एक्चुअल में स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइडिंग टेंडेंसी है, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी जब होता है तब जब फ्रिक्शन लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर एक्चुअल में स्लाइडिंग हो रहा है, ठीक है, और तब जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में? मतलब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन समझ गए क्या है? इट इज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है एटम एटम के बीच, ठीक है, उसके कारण ये फ्रिक्शन है ना, एक फ्रिक्शन बिल्डअप होता है, एक अपोजिंग फोर्स बिल्डअप होता है जो कि स्लाइडिंग और स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है। समझ गए? ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है। जैसे ये हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, ये आदमी तुमको दिख रहा हो, ये आदमी आगे की तरफ दौड़ रहा, ठीक है, ये आदमी अगर फॉरवर्ड दौड़ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? एक आदमी आगे की तरफ दौड़ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, बोलो? अरे पीछे की तरफ, पीछे है ना, बट फ्रिक्शन एक्चुअली आगे की तरफ लगता है। ठीक है, क्योंकि इस आदमी के ऊपर अगर देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन होता है, अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको आगे ले जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब तुम जमीन पे चलते हो तो ये पैर का तुम्हारा फिगर है, ये हमने पैर का एक फिगर बनाया रे, ठीक है, ये पैर को तुम किधर ले जाना चाहते हो? पीछे। तो इसका इस पॉइंट का स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर हो जाता है? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगता है? फॉरवर्ड। जब तुम आगे चलते हो तो पैर जो तुम जमीन पे रखते हो उसको किधर घसीटते हो? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। तो जब तुम इस पैर को पीछे की तरफ पुश करते हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे पैर स्लाइड करना चाह रहा, और पैर अगर पीछे स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। समझ में आया? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन लगता है, ये आगे भी चल रहा है, और आगे क्यों चल रहा है? फ्रिक्शन के कारण। समझ में आया? ये आदमी, जैसे हम लोग जमीन पे जब पैदल चलते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन ही चलते हैं, अगर फ्रिक्शन ना रहे तो अपना पैर सिर्फ आगे पीछे होता रहेगा, हम लोग आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि पैर को हम लोग पीछे घसीटते हैं जिसके कारण हमें आगे एक फोर्स मिलता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन, मतलब आदमी अगर आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन आगे ही लगता है। जैसे गाड़ी है, पहिया अगर घूमता है तो पहिया कैसे घूमता है गाड़ी का? तुम देखे होगे, ये मान लो पहिया ऐसे घूम रहा, गाड़ी आगे चल रहा, मान लो गाड़ी आगे चल रहा है और पहिया ऐसे घूम रहा है, तो तुम जमीन पे जो पॉइंट है वो देखो, ये जमीन पे पॉइंट है, पहिया ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है? पीछे, जिसके कारण इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। और फ्रिक्शन अगर आगे लग रहा है तो गाड़ी आगे चलता है। समझ में आया? गाड़ी के ऊपर भी तुम देखोगे कि पहिया ऐसे ही घूमता है ना, अगर पहिया ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है? पीछे। जमीन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन है। समझ में आया क्या?
ठीक है, हाँ सर। गाड़ी भी आगे चल रहा हाँ, होता है और सर। फ्रिक्शन भी आगे चल रहा होता है, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। अगर तुम बोलते हो तो गलत बोलते हो, एक्चुअली समझ में आ, फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज नहीं करते। जैसे गाड़ी का स्पीड कौन बढ़ाता है? फ्रिक्शन। और अगर गाड़ी को रोकना हो तो ब्रेक लगाते हैं तो ये रुकता है। रुकता कैसे है कि फ्रिक्शन पीछे लगने लगता है, ठीक है, तो ब्रेक लगाने से फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी स्लो हो जाता है। और अगर हम एक्सेलरेट करते हैं तो पहिया आगे की तरफ तेज घूमता है और ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, ठीक है, और गाड़ी स्पीड बढ़ा लेता है। समझ में? ये फ्रिक्शन ही गाड़ी को एक्सेलरेट या रिटार्ड करता है। समझ गए? ठीक है, तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन स्लाइडिंग या स्लाइडिंग टेंडेंसी को अपोज करता है। क्लियर है? हाँ सर। अरे, हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन कितने तरह का हुआ? दो तरह का, एक स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन देखो क्या होता है। अब इसका हम एग्जांपल तुम्हें देके समझाते हैं पहले। जैसे मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये बड़ा सा ब्लॉक है, आप समझो इसको पहले, ठीक है, ये जमीन है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब इन दोनों सरफेस, जैसे O है और ये P है, ये एक मॉलिक्यूल O है और ये एक मॉलिक्यूल P है, अगर O और P के बीच स्लाइडिंग टेंडेंसी है, स्लाइडिंग टेंडेंसी है, स्लाइडिंग नहीं, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता क्या है। अब मान लो कि हम इस ब्लॉक पे फोर्स अगर लगा रहे हैं, मान लो 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? देखो अगर हम देखें कि अगर फोर्स लगाते और फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर चला जाता? फॉरवर्ड चला जाता, इस तरफ मूव करता है। तो O पॉइंट का P पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है? फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैक। फ्रिक्शन O पॉइंट को आगे जाने से रोकेगा, और रोकेगा कैसे? पीछे लग करके। और अगर ये रोक दिया, ये ब्लॉक नहीं चल रहा, इसका मतलब ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। समझ में आया? क्योंकि O और P के बीच कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है यही स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग टेंडेंसी तो है बट ये ब्लॉक चल नहीं रहा है। क्लियर है क्या बके? क्या? तो ये ब्लॉक अगर चल नहीं रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो हमने इस फ्रिक्शन को, फोर्स को 2 न्यूटन कर दिया। अगर 2 न्यूटन कर दिया तब भी ये ब्लॉक क्या होगा? आगे नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन अपने आप बढ़ के कितना हो गया? 2 न्यूटन बैलेंस हो गया। देखो फोर्स नहीं, ये इधर का फोर्स और बैकवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो गया, तो रुक गया, फिर से रुका हुआ। ये ब्लॉक अभी भी चल नहीं रहा। समझ में आया? तो ये 2 न्यूटन की स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। समझ में आया? ठीक है। अगर तुमने इस फोर्स को बढ़ा के 3 न्यूटन कर दिया तो ये फोर्स क्या होगा? 3 न्यूटन हो जाएगा और ब्लॉक फिर से स्टैटिक रहेगा। समझ में आया? स्टैटिक है, रुका हुआ है। समझ में आया क्या? मतलब ये स्लाइड नहीं कर रहा। ये फ्रिक्शन 3 न्यूटन भी क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हो बात? है ना? अब मान लो इस फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते हमने कर दिया 10 न्यूटन। अब इसको 10 न्यूटन कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अब ये रुका रहेगा, अभी भी नहीं चल रहा, ठीक है। अब ब्लॉक जो है 10 न्यूटन तक 0 था तो ये 0 था, 1 न्यूटन था तो ये भी 1 हो गया, 2 न्यूटन के 2 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन के 3 न्यूटन हो गया। इसको हमने 10 न्यूटन किया तो ये भी 10 न्यूटन हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब अगर मान लो हमने इसको, इस फोर्स को 10.1 न्यूटन अगर कर दिया, ठीक है, और अब ये 10.1 नहीं हुआ, 10 ही रह गया, और ये ब्लॉक क्या हुआ? आगे चलने लगे, स्टैटिक कंडीशन हट गया। जैसे मान लो ब्लॉक को तुम खींच रहे हो, थोड़ा सा फोर्स लगाए नहीं चला, थोड़ा सा और फोर्स लगाए नहीं चला, थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा तब भी नहीं चला। बट एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम फोर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा? ये ब्लॉक चलने लगेगा ना, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन। समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स। समझ में आया? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये नहीं पता, बट जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन तो 2 न्यूटन भी था, 3 न्यूटन भी था, 4 न्यूटन भी था, 5 न्यूटन भी था, बट 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 पे ये चलने लग जाता। जब चलने लग गया तो स्टैटिक रहा ही नहीं, फिर तो काइनेटिक हो गया। अरे सही है। तो जब ये काइनेटिक हो गया तो इसका मतलब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, 10 न्यूटन, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये जो लिमिटिंग अब हम बोलेंगे, हम मैक्सिमम नहीं बोलेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक, उसके ऊपर तुम कोई बिठा दो किसी आदमी को और तब खींचो तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इस ब्लॉक के ऊपर अगर मान लो ये ब्लॉक अकेला है तो तुम इसको चलाने के लिए मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा, और इसके ऊपर मान लो एक आदमी को इस पर बैठा दिए, बैठ रहे, तो इस आदमी ने अगर बैठ गया तो अब तुमको कितना न्यूटन लगाना पड़ेगा, पता चला 1000 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे। ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन तो ये लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या? सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन जहां पे फोर्स लग रहा है उसी सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको इक्वल टू करते हैं तो इसको बोलते हैं म्यूएस इनटू एफ। म्यूएस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, समझ में आया क्या? म्यूएस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इस हमने ये नहीं बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए? हमने ये बोला स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया रे? हाँ सर। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन तुम्हारे सामने देखते हैं, बोलते हैं। देखो ये डेफिनेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स whose values, ठीक है, ये वेयर नहीं होगा, whose values varies from 0 to a maximum limit। देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा था इसका वैल्यू 0 से लेके 10 तक गया, ठीक है, 0 से लेके मैक्सिमम 10 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन है, ठीक है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल। Limiting frictional force is directly proportional to normal reaction and the proportionality constant is called coefficient of static friction। बात समझ में आया? फिर से बोले, static friction force is a self adjusting force, अपने आप एडजस्ट कर जाता है। जैसे हमने 2 न्यूटन लगाया तो ये 2 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन किया तो इधर भी 3 न्यूटन होगा, अपने आप एडजस्ट करता है, ठीक है। कब तक एडजस्ट करता है? एक मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स whose values varies from 0 to a maximum limit, and that maximum limit is called limiting frictional force। Limiting frictional force is directly proportional to normal reaction। Static friction force is not proportional to normal reaction। Maximum value of static friction force is directly proportional to normal reaction। समझ गए? ठीक है। And the proportionality constant is called coefficient of static friction। समझ गए? ठीक है। हाँ सर। हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन। अब इसके बाद आता है, क्लियर है कि दिक्कत है? आसान है, कुछ बहुत भारी नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा डेफिनेशन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। देख लो किसी स्टेप में डाउट है? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत आसान है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर एक्चुअल स्लाइडिंग, देखो स्लाइडिंग टेंडेंसी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है,
अब तुमने इस पे फोर्स लगाया और अगर ये ब्लॉक चल रहा है मतलब O और P के बीच क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। उस सिचुएशन में इस पे जो बॉन्ड बन रहा होगा टूट रहा होगा, ये जो बॉन्ड बनता टूटता रहता है जिसके कारण यहाँ पे फोर्स लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा उतना प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली क्या है, जब दो सरफेस के बीच स्लाइडिंग होता है तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? सो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स whose value is directly proportional to normal reaction and the proportionality constant is mu k. This is called coefficient of kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब ये O और P के बीच एक्चुअल स्लाइडिंग हो। ठीक है, अगर स्लाइडिंग टेंडेंसी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और अगर है ना एक्चुअल स्लाइडिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया रे बात? हाँ सर। क्लियर है कि दिक्कत है? अरे किसी को डाउट है? अमन समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसमें जो है बस इतना ही करना है अपने को, बाकी तो कहानी है। बाकी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, वो अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात किए स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे करके काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखो पहला को समझ गए यहाँ तक? अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इससे तुम्हें स्टैटिक और काइनेटिक समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ बना। मान लो तुम फोर्स F लगा रहे हो, जीरो से शुरू करते हो, और ये हमारा फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये जब फोर्स जीरो था तो ये भी जीरो, धीरे धीरे करके क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। समझ में आया? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स है ना। समझ गए? ये फोर्स जो तुम लगा रहे हो और ये जो फ्रिक्शन है, जैसे ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ था और तुम फोर्स लगा रहे थे और इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। जब तुम 2 न्यूटन लगाए थे तो ये भी 2 न्यूटन ही था। समझ में आया? जब तुमने 2 न्यूटन लगाया तो ये भी 2 न्यूटन था, ये स्टैटिक था। ठीक है, इसी तरह से 4 लगाए तो 4 हो गया। इसी तरह से जब तुम 10 न्यूटन लगाए तो ये 10 हो गया। ये हमारा हो गया लिमिटिंग। समझ में आया? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। समझ गए? और ये जो वैल्यू होता है फ्रिक्शन का, ये प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। समझ गए? इसके बाद अगर तुम फोर्स और बढ़ा दिया, ठीक है, अगर तुमने फोर्स और बढ़ा दिया तो ये ब्लॉक क्या होगा, चलने लगेगा, और जब चलने लगेगा तो एकदम से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, काइनेटिक। समझ में? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे समझ में आ, एक बार ब्लॉक जैसे मोशन में आ गया, तुमने ऐसा फील भी किया होगा, ठीक है, कि जैसे एक ब्लॉक है उसको चलाने बहुत ताकत लगाना पड़ता, बट एक बार खिसक गया तो उसको चलाना आसान होता है। ठीक है, सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या है, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। वो इस फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। ये वैल्यू जो रखता है, द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए क्या? ठीक है, सो ये जो है ये फोर्स जो है, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बना। कैसे बना समझ में आ? एकदम से ये मैक्सिमम तक धीरे धीरे रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है, फोर्स तुम बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, ये रुका रहेगा मैक्सिमम तक यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही आगे जरा सा फोर्स तुमने बढ़ाया नहीं कि खिसक जाएगा, और जैसे ही खिसकेगा तो ये चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अब तुम फोर्स कितना भी लगाओ, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है स्टैटिक, और ये वाला फ्रिक्शन है काइनेटिक। समझ में आया रही है? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा तुमको समझाएं और, ठीक है, इसमें हम लोग 2 क्लास कम से कम लगाएंगे तो तुमको चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान लो एक ब्लॉक,
एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे तुमको, एक तो ग्राफ बता दिए, एक एग्जांपल, ठीक है। ये जमीन है, मान लेते हैं यहाँ पर म्यू 0.5 है, मान लेते हैं। इस ब्लॉक का मास जो है लेट इट बी 20 kg, ठीक है। और जी का वैल्यू अपन मान लेते हैं 10, जी का वैल्यू दिया नहीं रहेगा, 10 ही मानना है, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो F बराबर 50 न्यूटन, ठीक है। हम इस ब्लॉक को 50 न्यूटन लगा के हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इस ब्लॉक को ऐसे हॉरिजॉन्टली खींच रहे हैं, ठीक है। तुम्हें बताना है, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अरे बोलते रहो रे। तुम्हें बताना है कि इस ब्लॉक और जमीन के बीच फ्रिक्शन कितना लगता होगा। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस ब्लॉक? बोलो जरा, सोच के बताओ, आंसर बताओ। बता रहे हो 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन। ऐसा कैसे आएगा रे 10 न्यूटन? फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, ठीक है, वो होता है म्यू टाइम्स एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक है? अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब सुनो, पहले समझ लो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो म्यू है ये स्टैटिक है या काइनेटिक है, ये बताया ही नहीं। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये तो अपने को बताया ही नहीं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आता है कि म्यू नहीं बताया गया, फिर इसका मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है कि अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच मोशन नहीं है, जमीन और ब्लॉक के बीच मोशन नहीं है, तो ये स्टैटिक है, और अगर मोशन है तो यही क्या हो जाएगा, काइनेटिक। समझ गए? तो अब अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये हमें देखना है। तो देखो फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन का पॉसिबल है वो कितना है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है, 0.5। और इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक इसका वेट लगता होगा 200 न्यूटन, एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगता होगा N1, और एक तुम फोर्स F लगा रहे हो, और एक फ्रिक्शन, यही सब लगता होगा चारों फोर्स। अब क्योंकि ये वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा, सो नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू 200, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। समझ में आया? अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है 0.5 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के ऊपर जब हम फोर्स इधर लगा रहे हैं 50 न्यूटन, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा जानवी? हाँ सर। वैल्यू बताओ, कितना फ्रिक्शन लगेगा? सर 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, क्योंकि एक्चुअली वेरी गुड, द आंसर इज 50 न्यूटन। देखो ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन हो सकता है, बट अगर हम 50 न्यूटन ही लगा रहे हैं और अगर तुम ये बोल देते कि ये 100 न्यूटन लगेगा, तो प्रॉब्लम क्या होता, अगर तुम ये बोल देते 100 न्यूटन तो ये ब्लॉक किधर चलने लगता, बैकवर्ड। तो एक ब्लॉक ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ और अगर हम उसको फॉरवर्ड खींचते तो क्या वो बैकवर्ड भागने लगेगा? नहीं भागेगा ना। अरे इस ब्लॉक को अगर हम रस्सी बांध के, तुम लोग हाँ ना माइक ऑन करके बैठो जरा, सब लोग, सभी लोग माइक ऑन करके बैठे हैं, किसी का आवाज आता नहीं, सब बैठ के चुपचाप सुनते रहते कथा। यहाँ पे लगता है कि भजन चल रहा है। सभी लोग माइक ऑन करो रे, जिया, जानवी, नितेश, संभवी, सभी लोग माइक ऑन करके बैठो, सब माइक बंद करके चुपचाप बैठे रहो। अगर ये ब्लॉक को हम फॉरवर्ड खींच रहे हैं तो क्या ये ब्लॉक पीछे जाएगा या रुका रहेगा? अगर जाएगा तो आगे जाएगा या रुका रहेगा? बैकवर्ड तो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये 100 न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 100 न्यूटन रहेगा तो इसको बैकवर्ड चलाने लगेगा। फ्रिक्शन कभी किसी को चलाता नहीं है, फ्रिक्शन कभी किसी को स्लाइड नहीं कराता। फ्रिक्शन स्लाइडिंग को अपोज करता है, मतलब इस ब्लॉक को आगे चलने से रोकेगा, इस ब्लॉक को पीछे नहीं चलाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये ब्लॉक का स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है, फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है इसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू
100 न्यूटन हो सकता है, बट हमने फोर्स लगाया है सिर्फ 50 न्यूटन, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा 50 न्यूटन। और ये फ्रिक्शन कैसा वाला होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? सो फ्रिक्शन फोर्स भले ही म्यू टाइम्स एन जब तुम निकालोगे तो ये 100 न्यूटन आएगा, और अगर तुमने फ्रिक्शन बोल दिया 100 न्यूटन तो ये गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन जो है 100 से कम लगेगा, क्योंकि ये रुका रहेगा। देन द आंसर इज ओनली 50 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। Yes, sir. बाकी लोग ने जिया? हाँ सर, क्लियर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लियर है तो जरा बताओ। दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम जरा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब बाकी लोग जरा सोच के बताना, ठीक है। इस फोर्स को तो हम 50 न्यूटन ही लगा रहे हैं, बट तुम्हें बताना है, ठीक है, ये 50 न्यूटन लगाओ, ठीक है। देखो, तुम जब फोर्स 50 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन होगा। तुम जब फोर्स 100 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना रहेगा? 100 न्यूटन, तब भी रुका रहेगा। बट अगर तुमने फोर्स 101 न्यूटन लगाया तो ये फ्रिक्शन क्या होगा? 100 न्यूटन ही रह जाएगा, और ये ब्लॉक आगे चले जाएगा। जब तक तुम्हारा फोर्स 100 न्यूटन ना हो जाए तब तक ये ब्लॉक रुका रहेगा। समझ गए रे? बोलते का नहीं हो रहे तू लोग? सही है रे? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको जरा सा चेंज कर देते हैं। मान लो हमने म्यू का वैल्यू 0.2 कर दिया। म्यू जो होता है एक्चुअली यूनिट लेस होता है, और तुम्हें बताना है कि अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं 40 न्यूटन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन 40 न्यूटन है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, मान लो 35 न्यूटन। अगर हम फोर्स लगा दे 35 न्यूटन हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? बोलो। अब ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। तुम बताओ कि फ्रिक्शन कितना लगेगा बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड? बोलो। और अगर बंद हो जाए तो लौट ही हो 35 न्यूटन। तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू हमारा 0.2 है, और नॉर्मल अगर देखें तो एक mg ऐसे लगेगा और एक नॉर्मल ऐसे लगेगा, और तो कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। सो ये हो जाएगा 0.2, m है 20 और g है 10, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन होगा, और अगर तुम फोर्स 35 न्यूटन ही लगा रहे हो तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम रहेगा। मतलब ये कितना रहेगा? 35 न्यूटन। वेरी गुड। और ये ब्लॉक कैसा रहेगा? स्टेशनरी। अगर हम यही बोलते कि ये 45 न्यूटन है, अब अगर हम बोलते, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। अब अगर हम ये बोलते कि ये जो फोर्स है ये 45 न्यूटन है, तब बताओ कि फ्रिक्शन क्या होगा? तब तुम क्या बोलते? फ्रिक्शन 40 न्यूटन की। फ्रिक्शन जो है 40 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये ब्लॉक पे इधर फोर्स तुम लगा रहे हो 45 न्यूटन, और इधर फोर्स है 40 न्यूटन, तो इसका मतलब ब्लॉक आगे चल रहा होगा, और आगे चल रहा हो तो हम लिखेंगे 45 माइनस 40 is mass into acceleration of block along its axis। समझ गए? सो x हो जाएगा 5/21/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। अब थोड़ा और चेंज कर देते हैं, बंद हो जाए तो आ जाइए। देखो फिर इसी क्वेश्चन को हम एक बार और चेंज करते हैं। इसमें पहले आज अपना टारगेट है कि ये लॉजिक सीख लिया जाए। वही ब्लॉक, वही सब कुछ, सारा कहानी वही है, कुछ भी नया नहीं है। मास भी उतना ही है, ठीक है, म्यू भी उतना ही है। बस हमने किया क्या, इस ब्लॉक को हम खींच रहे, ठीक है, बट खींच रहे हैं कैसे? हॉरिजॉन्टल ना खींच करके, समझ गए? हम इस पे एक ऐसा फोर्स लगा दिए F विच इज इक्वल टू, ठीक है, 50 न्यूटन। अरे सही, कितने एंगल पे फोर्स लगा दिए? 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से। कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। सही है। अब तुमसे पूछे कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, या ऐसा करो, हाँ ठीक है 50 से 20, या ऐसा करो 40 न्यूटन लगा दे, थोड़ा कम कर देते हैं। चलो ठीक है, 50
चलो 50 ही रहने दो, इसको म्यू बढ़ा देते हैं। म्यू का वैल्यू ले लो 0.5, ठीक है, 0.5 नहीं 0.6 ले लो, म्यू का वैल्यू 0.6 ले लो। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज, बोलो रे बच्चा लोग बोलो। तुम्हें बताना है कि फ्रिक्शन हम कितना है ना, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा कहाँ, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच। सारा डाटा तुम्हारे सामने है। अभी क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगाते थे, अभी हमने फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगा के किसी एंगल पे लगा रहे हैं। बोलो कोई बताएगा? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। देखो क्या करेंगे, सुनो, ठीक है, कैसे सोचना है ये देखो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन ही हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको समझना है। अभी देखो ये ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लगेगा कितना 50 cos 37, सही है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कितना हो जाएगा 50 sin 37, सही है। अरे इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है गलत है? फिर तुम लोग सो गए, फिर चिल्लाएंगे। सही है सर। सही है। एक इसका वेट कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, एक हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है, और एक हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर क्या क्या करना है, फ्रिक्शन हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल कितना होता है। ये वैल्यू कितना है 50 cos 37, कितना हो जाएगा ये 40 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा ना। अरे 50 sin 37 न्यूटन। अब पहले वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते हैं, तो हम लिखेंगे n + 30 = 200। सो n बराबर 200 - 30, सो नॉर्मल रिएक्शन इज 170 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे लगेगा वो 170 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है mg के प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ 170 न्यूटन होगा। समझ में आया कैसे आया ये समझ? हाँ सर। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो हो सकता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है 0.6 और नॉर्मल कितना है 170। कितना हो जाएगा रे 17 × 6 कितना 102। 17 × 6 102 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 102 न्यूटन हो सकता है, बट हम सिर्फ 40 न्यूटन लगा के इसको हॉरिजॉन्टली देखो ना कितना खींच रहा है। ये चलेगा तो हॉरिजॉन्टली चलेगा ना, इधर ही चलेगा ना। तो हॉरिजॉन्टली तो सिर्फ हम 40 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए 120 न्यूटन या 40 न्यूटन? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। So the total force, friction force between the ground and the table is only 40 न्यूटन। ये 120 102 न्यूटन नहीं होगा। क्लियर है कैसे सोचना है? यस सर। वेरी गुड। अब एक दूसरा इसी को हम फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं। आज इसी क्वेश्चन को अपन समझेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए मतलब तुम आधा से ज्यादा चीज सीख गए। देखो अब हम जरा सा चेंज करते हैं सारे चीजों को, ठीक है। ये 50 हटा देते हैं, g का वैल्यू 10 है, ठीक है। सारा चीज तुम्हारे सामने दिया हुआ है। बस यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.5 और फोर्स तो हम वैसे ही लगा रहे हैं 37 डिग्री पे। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, कि ये ब्लॉक जो है यहीं पे रुका रहे, चले नहीं। क्वेश्चन समझ गए? ठीक है भाई, ज्यादा फोर्स लगाना है, मैक्सिमम फोर्स लगाना है, लेकिन ब्लॉक को नहीं चलना चाहिए। समझ में? ब्लॉक रुका रहे, स्टैटिक कंडीशन है। तो तुम्हें बताना है कि तुम जो फोर्स लगा रहे होगे वो कितना फोर्स हो सकता है मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स F
which you can exert at an angle of 37 degree for which the block will remain stationary. क्वेश्चन समझ में आया क्या बके? अरे क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को क्या बके हम? हाँ सर। वेरी गुड, ट्राई करो जरा, सोचो। हाँ सर 1000/11। 1000/11 बड़ा जल्दी तुम लोग कर दिए ना। ठीक है, देखो हम करते हैं, सुनो। कार्य अमन सर 99.6 आ रहा है। ये 1000/11 ही बोले ना। ठीक, देखो हम सॉल्व, हाँ सर। ठीक है, हम भी सॉल्व करते हैं, प्रोसेस से सॉल्व करके तुम बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने फोर्स कितना लगाया, F0, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया F0 cos 37, वर्टिकल फोर्स हो गया F0 sin 37। एक इसका वेट हो गया 200 न्यूटन, एक हो गया नॉर्मल N1, एक हो गया, आगे चलाएंगे तो फ्रिक्शन इधर। सही है ये। अब हमें पता है कि ये चलना स्टार्ट करे, इतना फोर्स लगाए कि ना चले, मतलब कि F0 cos 37 जो किसके बराबर हो, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो तो नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? ये जो फोर्स हो, हाँ, ये वाला जो फोर्स हो लिमिटिंग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितना हो, लिमिटिंग के बराबर हो। सही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ब्लॉक चलने लगेगा। सही है, सही है। हाँ सर। अब वर्टिकल फोर्स बैलेंस करते हैं, तो लिखेंगे F0 sin 37 प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज 200। ठीक है, सो यहाँ से नॉर्मल हमारा निकल जाएगा 200 माइनस F0 sin 37 मतलब 3/5। ये नॉर्मल हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। और हमें पता है फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा F0 cos 37 4/5, ये हो जाएगा 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये रख देते हैं 200 माइनस F0 sin 37 3/5। सही है, बोलते का नहीं हूँ। हाँ सर। तो 4F0/5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 100, ये 0.5 इंटू 200 इज 100 माइनस 0.6/5 F0। सही है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, 30 होता है, गलत लिख दिया, ये 0.6 नहीं होगा, 0.3 सॉरी 3 होगा, 0.3 6 ना रहे, कितना होगा 1/5 0.3 कितना पता नहीं कितना होगा। 0.3 है। अरे 0.5 इंटू 3 कर दिए। हाँ सर। सही है, ये इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5 F0/5 इज इक्वल टू 100 बराबर। ये हो जाएगा, काट देते हैं, इट इज 1.1, सो F0 इज 1000/11 न्यूटन। सही है रे, बिल्कुल सही है। किसका किसका सही था रे, बताओ रे। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। शांभवी। संभवी का सही था, और किसका सही था रे, जानवी? सर मेरा था। हाँ सर। सही था, वेरी गुड। नितेश समझ गए हो? यस सर। हाँ सर। क्लियर है ये? ठीक है, अब अपन आते हैं डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया तुमको, यही क्वेश्चन हमने वहां मॉडिफाई करके बनाया था। ठीक है, अब देखो, चलो इसको पहले एक बार, अब ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक को चलाएं, इसको थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, एक ब्लॉक वाला पहले क्वेश्चन और एक कर दो। जैसे मान लो, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, ये हम बना के दे रहे हैं, पहले एक दो क्वेश्चन तुम लोग सिंपल वाला और कर लो। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास फिर से 20 kg। अब मान लो हम इस ब्लॉक को ऐसे धक्का लगा रहे, ठीक है, F0 फोर्स लगा रहे ऊपर से, कितने एंगल पे, 37 डिग्री। ठीक है, इसको धक्का लगा रहे हैं, ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है और उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तुम्हें बताना है कि कम से कम F0 का मिनिमम वैल्यू टू पुश दिस। ठीक है, इसको हम धक्का लगाना चाहते हैं जमीन पे,
तो तुम्हें बताना है कि एफ नॉट का कम से कम वैल्यू कितना हो कि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करे, कि हम इस ब्लॉक को धक्का लगा के चला सके, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? ट्राई करो जरा, देखो पिछला तुम लोग कर लिए हो तो ये भी हो जाएगा। फ्रिक्शन कोई ऐसा बहुत भारी नहीं है, लॉज ऑफ मोशन समझ गए तो फ्रिक्शन आसान है। लॉज ऑफ मोशन तुम लोग एससी वर्मा पूरा कंप्लीट करो, ठीक है? अब मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तुम लोग का नया, तभी एक क्लास और लगेगा। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स नीडेड टू पुश दिस ब्लॉक? इस ब्लॉक को चलाना है, धक्का देके चलाना है, जी का मान 10 ही लेना है ना? 200.1 200.1 200.1 और कोई? सर 200.1 न्यूटन। 200.1 न्यूटन। तो क्या करेंगे कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर कंपोनेंट लेंगे, ये हो जाएगा। इस ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ नॉट cos 37, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट एफ नॉट sin 37। देखो तो सही है, एक इधर लगेगा और एक नीचे लगेगा, ऐसे ही होगा ना? हाँ सर। ठीक है, और एक इसका वेट हो जाएगा 200 और एक नॉर्मल हो जाएगा यहाँ n1। और क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक किधर चलता, आगे जाता या पीछे जाता, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाता। फॉरवर्ड। किधर रोकेगा? बैकवर्ड, आगे जाने से रोकेगा, पीछे लगेगा। अब एफ नॉट cos 37 सॉरी एफ नॉट cos 37 cos 37 कितना था? 4/5 है ना? एफ नॉट cos 37 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन हो जाएगा 1/2। म्यू का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 और नॉर्मल का मतलब हो जाएगा 200 प्लस एफ नॉट sin 37। देखो तो सही है, फ्रिक्शन हो जाएगा 1/2 इंटू दिस, बराबर है? अरे सही। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 4/5 एफ नॉट इज इक्वल टू 100 माइनस सॉरी प्लस 1.5/5 एफ नॉट। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे? 2.5/5 एफ नॉट इज इक्वल टू 100 और एफ नॉट इज इक्वल टू, सही है ये कट जाएगा 0.5। हाँ सर। So it is 100 by 0.5, so it is 200 न्यूटन। का करे आंसर? चेक करो जरा तुम लोग। यही आ रहा है सर, 200 न्यूटन। सर हाँ सर। मैं सही है। सो 200 न्यूटन फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आगे खिसकेगा। क्लियर हुआ ये? हाँ क्लियर है? हाँ, सर। बोलो। ठीक है, चलो फिर अब अगले दिन पढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा एससी वर्मा का क्वेश्चन उठा के करो, ठीक है? लॉज ऑफ मोशन 1 या 2 क्लास में अब खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। अब इसको अगले क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है?